हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नितिन वशिष्ठ। आशा करते हैं कि आपकी प्रेपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप काफ़ी अच्छा टाइम डिवोट कर रहे होगे अपनी स्टडी के ऊपर। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हिमाचल प्रदेश अगर एलाइड की बात करते हैं, HPAS की बात करते हैं या छोटे मोटे एग्ज़ाम की बात करते हैं, जैसे क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है। आज हम केमिस्ट्री के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है, और साथ में उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। द क्वेश्चन नंबर 1 इज ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन एयर। कि बोला है जो हवा में ब्रास मतलब पीतल है उसका जो रंग फीका पड़ जाता है, उसका फीका पड़ने का रीजन क्या होता है कि किसकी प्रेजेंस की वजह से जो ब्रास का कलर है, जो पीतल का कलर है, वो फीका पड़ जाता है। और ऑप्शन नंबर ए बोला हुआ है ऑक्सीजन, बी बोला हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड, सी बोला है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। देखिए, जो पहले ब्रास पता होना चाहिए कि ब्रास किससे मिलके बनता है। हमें पता है कि ब्रास किससे मिलके बनता है, कॉपर एंड जिंक से मिलके बनता है हमारा ब्रास। तो इसमें जो कॉपर होता है वो 66% होता है और जिंक कितना होता है 34%। तो ये दोनों की रेशो होती है, मतलब ये एक अलॉय होता है कॉपर एंड जिंक का। तो देखो ये जब रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड से, H2S से। जब कभी भी ये हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो देखो ये क्या बनाएगा, या तो ये कॉपर सल्फाइड बना देगा, ठीक है, या तो जिंक सल्फाइड बना देगा, ZnS। इन दोनों, ये दो कंपाउंड बनेंगे। उसकी वजह से क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। मतलब ये कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक कलर का लेयर बन जाती है ब्रास के ऊपर। उसकी वजह से क्या होता है, जो उसका कलर है वो क्या होता है, फीका पड़ जाता है। यूजुअली होता क्या है कि जो ब्रास मेनली क्या होता है वो डल गोल्ड कलर का होता है, ठीक है। तो उसकी जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से, H2S से, तो वो बनाता है कॉपर सल्फाइड एंड जिंक सल्फाइड, और उसकी वजह से उसके ऊपर ब्लैक लेयर आ जाती है। तो उसकी वजह से उसका रंग क्या पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, वो जब रिएक्ट करता है ब्रास से इन एयर, तो उसकी वजह से जो उसका रंग है वो ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है उसके ऊपर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज फॉस्फोरस, बी इज ब्रोमीन, सी इज क्लोरीन और डी इज हीलियम। यहां पर जो हमें पता है कि इसमें जो एक्सेप्शन पाई जाती है वो ये ब्रोमीन पाई जाती है। कि ब्रोमीन क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली गैसेज स्टेट में हमें ज्यादा मिलते हैं नॉन मेटल्स, बट जो ब्रोमीन होता है वो हमें लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। थोड़ा सा मेटल नॉन मेटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो मेटल क्या होते हैं, अगर सिंपली बोला जाए तो जो अपने आप में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देते हैं, जिनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेलेबल डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। तो ये सारे होते हैं हमारे मेटल्स, और इसका ऑपोजिट होता है नॉन मेटल्स की, जो नॉन कंडक्टिव होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है, उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उनको बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें कि मेटल को कैसे पहचानेंगे, नॉन मेटल को कैसे पहचानेंगे, तो हम उनको पहचानते हैं उनकी बैलेंसी से, कि उनकी बैलेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसी जनरली क्या होती है, नेगेटिव वैलेंसी होती है। तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, नॉन मेटल बोला जाता है। जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं मतलब डोनेट करते हैं, उनको बोला जाता है मेटल। तो अगर यहां पर देखा जाए, जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हीलियम हो गया, तो ये हीलियम अगर इनके एटॉमिक नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि जैसे अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का होता है 2। तो यहां से अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इनके शेल्स होते हैं। जो एक बोहर ने क्या था, एक मॉडल दिया था जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंजमेंट बताई थी कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे एक पर्टिकुलर शेल में। तो जब उन्होंने अरेंजमेंट बनाई थी तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसको बोलते हैं हम 2n²। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है एक पर्टिकुलर शेल में। देखो अगर फर्स्ट शेल की बात करते हैं तो n की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, तो फर्स्ट शेल में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर सेकंड शेल की बात करें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर इज 4, 4 2 8,
तो दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और इसी तरह से जब अरेंजमेंट बनती जाती है तो 2, 8, 8, 18, 18 इनको रिपीट करने का रीजन ये होता है कि क्योंकि जो साइज है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, तो इसलिए इनको रिपीट किया जाता है ताकि वो इनको ईजी हो सके हमें अंडरस्टैंड करना। तो 18, 18 यहाँ पर 32। तो ये जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कोई एलिमेंट या एटम अचीव कर लेता है तो वो क्या कर लेता है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, फिर वो किसी से रिएक्ट नहीं करता या उसके रिएक्ट करने के चांसेस सबसे मिनिमम होते हैं। सो देखिए अगर यहाँ पर 17 की केस में देखें तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगले शेल में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 और 8 कितना हो गया, 10। अब इसके पास बचे 7 इलेक्ट्रॉन। तो बाहर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको बोलते हैं हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो पूछा जाता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और एक होती है बैलेंसी। अब बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क होता है, बैलेंसी होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकता है। तो देखिए यहां पर इसको क्या अचीव करना है, इसको 8 बनना है। या तो ये 8 बन सकता है या तो ये सभी को लूज करके, ये सभी को लूज कर दे, ये सारा शेल खाली हो जाएगा तो उसके बाद ये 8 बन जाएंगे। अब यहां देखते हैं कि इजी अचीव करना क्या है, क्या 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज्यादा इजी है। तो यहां से देखिए 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो कम एनर्जी लगेगी इसको इलेक्ट्रॉन 1 देने के लिए, बट अगर यहां से 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ेगी, इसलिए ये करता है 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो इसलिए जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बन जाती है फिर 2, 8, 8। बट अगर इसने गेन किया है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, -1। इसलिए जो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, और जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है, अगर उस तरह हीलियम की बात करें तो हीलियम में क्या है, 2 है। यहां पर देखो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसलिए जो ये है इनको क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस बोला जाता है, कि जिनमें जो लास्ट के शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ऑटोमेटिकली फिल्ड होती है। सो इनको बोला था नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है, अनरिएक्टिव गैसेस भी बोल देते हैं क्योंकि किससे रिएक्ट नहीं करते। सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब आपको ब्रोमीन समझ आ गया होगा, ये भी नॉन मेटल होता है। ठीक है, क्योंकि जो इसके लास्ट शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं। उसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर मैं बात करता हूं जैसे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का देखो एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो पहले शेल में 2, फिर 8, अब 10 बच गए, लास्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये क्या करेगा, अब या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन डोनेट कर सकता है, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो वो किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो 2 दे दे या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब फिर से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन लेने के। तो यहां से देखिए जो इसकी बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, Mg+2। तो अब +2 बैलेंसी है, इसका मतलब ये क्या है, मेटल है। मेटल ये जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको मेटल नॉन मेटल क्लियर हो चुका होगा कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमसे पूछा हुआ था कि जो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, उसका था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रोमीन। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है, क्लोरोफिल इज ए नेचुरल अकरिंग चिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज। सो देखो बोला है कि एक चिलेट कंपाउंड है क्लोरोफिल। अब सबसे पहले आपको एक चिलेट कंपाउंड क्या होता है वो बताना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ पाओगे। तो देखो चिलेट कंपाउंड क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसमें जो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है, ये सेंट्रल एटम होता है, उसके साथ में जो उसका साथ में स्ट्रक्चर होता है उसके आसपास बहुत ज्यादा लार्ज मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं सेंट्रल एटम के साथ। एक सेंट्रल एटम होगा, जैसे कोई भी सेंट्रल एटम एक्स हो गया, इसके आसपास बहुत ज्यादा बाकी और मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। ठीक है, और ये जो सेंट्रल एटम होता है इसको क्या बोलते हैं, हम लिगेंड बोलते हैं। सेंट्रल एटम को क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। और चिलेट क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसमें जो सेंट्रल एटम के आसपास क्या होते हैं, काफी ज्यादा एक मॉलिक्यूल, काफी बड़ा मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है, इसके आसपास सारे बने होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चिलेट बोल देते हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड को। तो यही पूछा हुआ है कि क्लोरोफिल क्या है, एक नेचुरल अकरिंग चिलेट कंपाउंड है जिसमें जो सेंट्रल मेटल है वो कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज कॉपर, बी इज मैग्नीशियम, सी इज आयरन और डी इज कैल्शियम। सो देखो जो क्लोरोफिल है उसमें सेंट्रल मेटल जो होती है, ये सेंट्रल एटम जो होता है उसमें सेंट्रल मेटल कौन सी होती है, मैग्नीशियम होती है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है
दैट इज द राइट आंसर। तो देखो आप फिगर से हेल्प से ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। ये देखो, ये है सेंट्रल मेटल, जैसे यहां पर मैग्नीशियम है सेंट्रल मेटल, तो और देखो इसके आसपास ही सारा स्ट्रक्चर बड़ा हुआ, कितना बड़ा ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहां पर इस मैग्नीशियम सेंटर में है, उसके आसपास सारे जुड़े हुए हैं, तो इस सेंटर वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिगेंड, जिसके आसपास लार्ज मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। और ये जो पूरा कंपाउंड होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, चिलेट कंपाउंड बोल देते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ठीक है, तो चिलेट कंपाउंड के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको थोड़ी सी बहुत सेंस होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि क्या होता है एक चिलेट कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपली ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसमें सेंट्रल मेटल के अराउंड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और सेंट्रल जो मेटल होती है उसको क्या बोलते हैं, हम लिगेंड बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो क्लोरोफिल का जो नेचुरल अकरिंग चिलेट लिगेंड, वो जो सेंट्रल मेटल होती है वो कौन सी होती है, मैग्नीशियम होती है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो 4 क्वेश्चन में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स। काफी इजी क्वेश्चन है ये, कि पेंसिल्स में क्या यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ग्रेफाइट, बी इज सिलिकॉन, सी इज चारकोल और डी इज फॉस्फोरस। तो देखो जो पेंसिल में यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। अब जो ग्रेफाइट होता है वो बनता मेनली किससे है, ये एक कार्बन का ही एक एलोट्रोप है। अब हम थोड़ा सा कार्बन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो कार्बन है वो क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। अब अगर इसका 6 एटॉमिक नंबर है तो देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 4। अब देखो ये क्या कर सकता है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बट ये इनमें से कुछ नहीं करता। देखो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, गेन करने की वजह से क्या होगा, इसके जो बाहर के, अब जब गेन करेगा, देखो 4 इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेगा इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 8 हो जाएंगे। मतलब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा हो गए और प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, इसमें कम हो जाएंगे। मतलब देखो कितने ज्यादा हो जाएंगे, 2 और 8। इसका अगर इसको ये बनेगा तो बीच में तो इसके 6 प्रोटॉन्स होंगे, बट जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 10। ये अच्छे समझना कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मतलब ना तो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है ना किसे लेता है, ये किसी और तरीके से कंपाउंड बनाता है या फिर किसी और तरीके से बॉन्ड बनाता है। तो देखो होता क्या है, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, दे देने के इसमें क्या होगा, इसके पास 2 बचेंगे। मतलब अब 2 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, उसकी वजह से भी क्या होगा, जो इसका एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। और दूसरी केस में क्या होगा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और प्रोटॉन फिर से 6 बचेंगे, तो उसकी वजह से भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये करता क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बजाय ये शेयर करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो ऐसे जो मेटल्स या ऐसे जो कंपाउंड्स हैं जो शेयरिंग से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं मतलब जो शेयरिंग करने से बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से। सपोज करो अगर इसने 4 शेयर करी तो दूसरा बंदा भी 4 शेयर करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के पास शेयरिंग में क्या होगी, दोनों के पास दोनों को यूज करने की वो होगी, राइट्स होगा दोनों को यूज करने का। अब मैं अगर एग्जांपल देता हूं, जैसे Cl2 लिखते हैं हम या O2 लिखते हैं। अब ये O2 क्या होता है, मतलब ये ऑक्सीजन ये है, मतलब ये क्या है कि नॉन मेटल है, तो ये कंपाउंड कौन सा बनाता है, कोवलेंट। इसके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब है ये शेयर करके बना रहे हैं। तो देखो होता क्या कि ऑक्सीजन के पास हमने पता कि लास्ट शेल की बात करूं तो मैं 2 और 6, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो लास्ट शेल में इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो यहां पर अगर मैं मार्क करता हूं तो देखो मैं 2 यहां से ऐसे मार्क कर लेता हूं और एक और ऑक्सीजन यहां मार्क करते हैं। इसके ऊपर भी इसी तरह से 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में। तो देखो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन इनको शेयर कर लेते हैं, अगर ये शेयर कर ले तो इसका मतलब है ये भी इनको यूज कर पाएगा, ये वाला ऑक्सीजन, और ये वाला ऑक्सीजन भी इन इलेक्ट्रॉन को यूज कर पाएगा। तो उसकी वजह से देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों के पास देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि ये शेयरिंग से बना रहे हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हो कि अगर 2 दोस्त हैं तो जिनके पास 2 टी शर्ट्स है, अगर वो शेयरिंग करके डाल रहे हैं तो उसका मतलब है कि एक्चुअल में तो उनके पास 4 होगी ना, कि वो अलग अलग डे में अलग अलग डाल सकेंगे एक दूसरे की। तो होगा क्या कि 2 मेरे पास है या 2 किसी और के पास है, तो टोटल हमारे पास अगर हम शेयर करते हैं 4 बन जाएंगी।
तो उसकी वजह से जिस दिन हम अलग अलग डाल के जा सकेंगे, तो इसका मतलब है कि टोटल में तो 4 हो गए हमारे पास। उसी तरह से ऑक्सीजन के केस में भी ऐसे होता है कि इनके पास देखो 4 तो यहां पर बन गए, 4 2 इन्होंने शेयर कर लिए, 2 इसने शेयर करिए, तो एक्चुअली में इनके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, ये ऑक्सीजन का एक एटम हो गया और ये दूसरा एटम हो गया। अब देखो जो जो इन्होंने शेयर नहीं किए वो तो हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा देंगे, जो इनका बीच का सरफेस है जो दोनों के लिए कॉमन है वहां पे लगाएंगे 4 डॉट और यहां पर भी लगा देंगे 2 कट। तो यहां से क्या पता लग जाता है कि ये शेयरिंग वाले हैं बीच वाले, इनके ऊपर दोनों का ही राइट है। तो ये जो हमें नॉन मेटल्स जो कभी भी जब कंपाउंड बनाते हैं आपस में शेयरिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, तो कार्बन भी कैसे बनाता है, वो म्यूचुअल शेयरिंग करके हमेशा अपने कंपाउंड बनाता है। वो कभी भी ना तो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को कंप्लीटली देता है ना तो किसी से लेता है। ठीक है, वो शेयरिंग करते हैं, तो इसलिए ये क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। एक होते हैं कोवलेंट, दूसरे होते हैं आयोनिक। अब आयोनिक किस में बनते हैं, देखो जब कभी भी मेटल मेटल हो गया या नॉन मेटल हो गया, जब कभी भी सेम आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, जब ऐसे नॉन मेटल ऑक्सीजन जब बनते हैं दोनों नॉन मेटल है। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन Cl2 कैसे बनते, दोनों नॉन मेटल है, आपस में जब बॉन्ड बना रहे हैं तो किसके थ्रू बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से बना रहे हैं। एक और हमारा होता है जो आयनिक बॉन्ड होता है। अब जो आयनिक बॉन्ड होता है वो बनता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, जहां पर क्या होता है, ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। कि जैसे अगर मैं बोलूं कि जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है NaCl के बीच में, NaCl के बीच में जो बनेगा बॉन्ड वो कैसे बनेगा, देखो Na के पास कितना एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो हमें यहां से लग गया पता कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 और क्लोरीन की कितनी है 2, 8 एंड 7। अब देखो लास्ट शेल में इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन 1 अपना दे तो उसके पास Na पॉजिटिव बन जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेता है तो Cl नेगेटिव बन जाता है। अब ये जब दोनों कंबाइन करते हैं तो यहां से हमारा क्या बन जाता है NaCl, जो कि क्या होता है, एक सॉल्ट होता है और ये काफी स्टेबल होता है। तो ये जो बॉन्ड बनते हैं आपस में, इनको हम क्या बोलते हैं, जो शेयरिंग से बनते हैं इनको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और इनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से बॉन्डिंग होती है एक मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। तो होप सो आपको ये तो समझ आ गया होगा। हम बात कर रहे थे कार्बन के बारे में। हमने बोला कि कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना 6 होता है, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में कार्बन पाया ही जाता है, कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें कार्बन होता है। तो अब कार्बन की, अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखो 4 ये एटम्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, तो उसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, मतलब 4 बनाता है ये। अब कार्बन के क्या होते हैं, कुछ एलोट्रोप्स होते हैं। एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है कि जो केमिकल तो सेम से मिलके बने हो, कि जिनका क्या हो, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो वो सेम रहती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग हो, उनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो जो डायमंड और ग्रेफाइट है वो क्या है, एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। तो दोनों के बीच में फर्क किसका होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का फर्क होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के फर्क की वजह से ही जो कार्बन है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस अर्थ का, जबकि जो ग्रेफाइट है वो क्या है, एक लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है। तो सारा डिफरेंस कहां पे, स्ट्रक्चर में है। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में देखो क्या होता है, सिंगल जो एटम होता है वो साथ के 4 एटम से जुड़ा होता है और कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जबकि जो ग्रेफाइट होता है उसमें बनता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, तो वो एक हेक्सागन की शेप बनाता है। और ये जो हेक्सागन होते हैं एक के ऊपर एक ऐसे पाइलअप होते हैं, और जब ये आपस में एक, ये यहां से तो एक बॉन्ड बना लेगा, यहां से ये यहां से नीचे की तरफ बनता है और ये यहां से यहां पे, ये जो ऊपर से ये ए से ये बी तक जो बॉन्ड बना है ये डॉटेड लाइन से बनता है, मतलब ये काफी वीक बॉन्ड होता है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहने की वजह से ही ये क्या होता है, गुड कंडक्टर माना जाता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और इसका यूज भी किया जाता है। तो यही रीजन होता है, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो अलग अलग है। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है जिसमें होता है हाइड्रोकार्बन्स। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो वो ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। जब कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कभी उनके बीच में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो देखो जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स आपने सुना होगा, जो भी रिफाइंड वगैरह होते हैं,
ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जो भी हमारे वेजिटेबल घी होते हैं, ठीक है, डालडा वगैरह हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो हमारे लिए काफी हार्मफुल होते हैं एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपने याद रखना है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो किसमें होता है, वेजिटेबल घी में, और ऑयल में क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमारे लिए काफी हार्मफुल होते हैं। सो ये था सारा कार्बन से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें। सो इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या था, ग्रेफाइट। सो होप सो आपको कार्बन से रिलेटेड और जो कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक क्या होते हैं, ये आयनिक क्यों बनते हैं या कोवलेंट क्यों बनते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन अमेलगम विद अदर मेटल्स। किनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो बाकी मेटल से अमेलगम बनाता है। अब अमेलगम होता क्या है, सिंपली जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स मिक्स होती हैं आपस में तो वो अमलगम बनाती है। बट अमलगम बनाता कौन है? सो ऑप्शन नंबर ए पूछा बोला हुआ है टिन, बी इज मरकरी, सी इज लेड एंड डी इज जिंक। सो देखिए जो अमलगम बनाता वो हमेशा कौन बनाता है? मरकरी। मरकरी क्या बनाता है? जब कभी कंबाइन करता है तो वो क्या बनाता है किसी और मेटल के साथ, तो वो अमलगम बनाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है विल बी द राइट आंसर। और मरकरी का यूज आपको पता ही कहां पे किया जाता है, बैरोमीटर में मरकरी का यूज किया जाता है। अब इसका मरकरी का बैरोमीटर में यूज करने का रीजन क्या है? देखो मरकरी क्या होता है कि जब हीट इसमें फ्लो करती है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करता है मरकरी। ये नहीं कि थोड़ा सा यूनिफॉर्मली करेगा फिर नॉन यूनिफॉर्मली करना शुरू कर देगा, तो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करता है। दूसरा क्या है, ये एक ओपेक, ठीक है, ओपेक लिक्विड होता है तो इसकी वजह से रीडिंग देखने में काफी इजीनेस होती है। और तीसरा रीजन क्या है कि जो मरकरी जो बैरोमीटर का सरफेस होता है उसे स्टिक नहीं करता, मतलब जो उसका ग्लास सरफेस है उसे स्टिक नहीं करता, जिससे की वजह से जो एक्यूरेसी रहती है वो काफी अच्छी रहती है। इसलिए क्या होता है मरकरी का एक यूज किया जाता है लिक्विड की तरह, किसमें? बैरोमीटर में। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी मरकरी विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिकल बल्ब इज, कि जो इलेक्ट्रिकल बल्ब में गैस फिल की जाती है वो यूजुअली कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए इज नाइट्रोजन, बी इज हाइड्रोजन, सी इज कार्बन डाइऑक्साइड और डी इज ऑक्सीजन। तो देखिए जो गैस फिल की जाती है इलेक्ट्रिकल बल्ब में वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। अब देखो नाइट्रोजन के अलावा आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, इनको भी फिल किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मतलब रिएक्ट नहीं करते, ये फायर को कैच नहीं करते। इसका एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या होता है कि जो मरकरी है, मरकरी नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है वो फिलामेंट के जो उसके साथ फिलामेंट होता है बल्ब का, उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, और उसके पास से हीट को दूर लेके जाने का काम करता है। इसलिए हम नाइट्रोजन का यूज किया जाता है जो हमारे इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं, ठीक है। एक तो फिलामेंट से रिएक्ट भी नहीं करता और उसकी वजह से उससे हीट को थोड़ा सा दूर लेके जाने का काम करता है। इसकी वजह से नाइट्रोजन का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल बल्ब में, और उसके अलावा आर्गन का भी यूज किया जाता है और क्रिप्टॉन का भी यूज किया जाता है। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए होगा विल बी द राइट आंसर, दैट इज नाइट्रोजन। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है द बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। तो देखिए आपको कॉमन नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। नेरली ये रखो कि अगर एक पेपर में 20 क्वेश्चन होंगे तो उनमें से चांसेस रहते हैं कि 1-2 क्वेश्चन तो कॉमन नेम से पूछे ही जाएंगे। इसलिए आपको नॉर्मली 10 से 15 जो भी कंपाउंड्स के नेम है वो पता होने चाहिए आपको। तो यहां पर पूछा हुआ है कि बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट, बी इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम बाइकार्बोनेट और डी इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है NaHCO3। बेकरी में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट आपको पता होना चाहिए, वॉशिंग सोडा, ये क्या होता है? Na2CO3। और इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, 10H2O। अगर मैं आपसे और के नाम पूछूं, जैसे कि जिप्सम हो गया, जिप्सम आपने सुना होगा, तो जिप्सम का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। अगर हम बात पूछे पीओपी, पीओपी आपने सुनी होगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो कोई प्लास्टर चढ़ता है या कोई हड्डी उठ जाती है या कभी बाकी
छोटे मोटे टॉयज या ऑर्नामेंट्स बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है CaSO4.12H2O। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू बिट्रल सुना होगा आपने, ब्लू बिट्रोल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है कॉपर सल्फेट.5H2O। ये फॉर्मूला होता है हमारा ब्लू बिट्रोल का। अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन बिट्रोल, तो इसका होता है आयरन सल्फेट FeSO4.7H2O। ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है? ग्रीन बिट्रोल का। अब एक और होता है इप्सम सोल्ट। इप्सम सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो इप्सम सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। तो आपको नॉर्मली मेन नाम याद होना चाहिए। अब ये देखो यहां पर इनका रीजन क्या है? 5H2O, 10H2O, 2H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल जो अटैच हो रखे हैं, इनका मेन मतलब फंक्शन क्या होता है? ये अटैच होके करते हैं। अब देखो ग्रीन बिट्रोल, मतलब ये जो कलर वगैरह आते हैं, अलग अलग जो क्रिस्टल्स के कलर होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? जो इनमें ये वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर हम इसको इनमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो इनका जो कलर है वो कलरलेस, मतलब ये चेंज हो जाएंगे कलरलेस में। जैसे ब्लू बिट्रल है, तो कॉपर सल्फेट को अगर ब्लू बिट्रल बोलते हैं तो वो किसकी वजह से होता है? जिसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। अगर ये बाहर निकाल दिए जाएंगे, इनको डिहाइड्रेट कर दिया जाएगा, ठीक है, इनको ड्राई कर दिया जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये कलरलेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इप्सम सोल्ट हो गया, या हमारा जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ग्रीन बिट्रोल हो गया, उसी तरह क्विक लाइम हो गया, स्लेग लाइम हो गया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, हमारा मिथेनोइक एसिड हो गया, विनेगर हो गया। इन सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सारे नाम आप नोट कर लेना। तो जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, कि बेकिंग सोडा का कॉमन नेम क्या, वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो नॉर्मली यूज किया जाता है इन क्वार्ट्ज क्लॉक्स एक्सेट्रा। तो बोलता है इट इज केमिकली, कि वो केमिकली क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज जर्मेनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इज अ मिक्सचर ऑफ जर्मेनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एंड ऑप्शन नंबर डी इज सोडियम सिलिकेट। सो देखो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज किया जाता है वो केमिकली उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मतलब SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्या होता है? इसका केमिकल मतलब क्वार्ट्ज क्रिस्टल का केमिकल नेम क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। देखो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? पाइजो इलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब पाइजो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा? थोड़ा बहुत वोल्टेज जनरेट हो जाएगी जब कभी भी इसमें कंप्रेशन आएगा। देखो थोड़ा सा जब क्रिस्टल कंप्रेस होता है तो उसकी वजह से इसमें थोड़ी बहुत वोल्टेज जनरेट होगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कंप्रेस होके थोड़ी बहुत वोल्टेज को जनरेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पाइजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो क्वार्ट्ज क्या होता है? एक पाइजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। तो आपसे ऑप्शन में इस तरह से पूछा सकता है कि क्वार्ट्ज चार पांच ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक पाइजो इलेक्ट्रिक भी दिया होगा। तो क्वार्ट्ज क्या होता है? एक पाइजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है। तो आपको पाइजो इलेक्ट्रिक का मतलब समझ आना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए सिलिकॉन इसको क्या बोलते हैं? डाइऑक्साइड। और किसका केमिकल नेम होता है ये? क्वार्ट्ज क्रिस्टल का। सो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 में पूछा है कि ब्रोमीन इज ए, कि ब्रोमीन क्या है? एक ब्लैक सॉलिड है, इज ए रेड लिक्विड, सी इज कलरलेस गैस, डी इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस। सो देखिए जो ब्रोमीन है वो क्या होता है? एक रेड कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, मतलब ये रेड कलर का होता है। ठीक है, और ये क्या है? कभी हमें ऑर्गेनिक चीजों से नहीं मिलता। ठीक है, ये मतलब नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ही हमें मिलता है। और इसका कलर क्या होता है? ब्रोमीन का रेड कलर होता है। और ये जो मतलब जिस बिलोंग करते हैं जिस सीरीज को, उसको क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। मतलब ये किसको बिलोंग करते हैं? हैलोजेंस को बिलोंग करते हैं। अब हैलोजेंस में कौन कौन से आते हैं? ये एक नॉन मेटल होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एस्टाटीन। तो ये मेंबर होते हैं किसके? हैलोजेंस के। और इन सब की जो ऊपर से नीचे तक आपने ये याद रखना है कि एक पर्टिकुलर अगर हम नीचे मूव करते हैं, एक पर्टिकुलर अगर पीरियड में ग्रुप में मूव करते हैं,
तो होता क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है या बैलेंसी रहती है वो सेम रहती है। आउटर मोस्ट शेल में सभी के क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, इनकी मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होगा, तो इनके इससे की वजह से इनकी जो बैलेंसी क्या होती है सभी की -1 होती है। और ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। पूछा जाए कि सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ये हैलोजन्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है कि जहां से भी इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए वो ये इनको एकदम से उनको गेन कर लेंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला जाता है। ठीक है, और ये सारे किसकी फैमिली को बिलोंग करते हैं, हैलोजन्स को बिलोंग करते हैं। और ये ब्रोमीन क्या होता है, एक रेड कलर का लिक्विड होता है। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो 10 में पूछा हुआ है द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ इज। तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया था जब हमने कार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके एलोट्रॉप्स के बारे में, कि उसमें हमने क्या बोला था कि 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है डायमंड ग्रेफाइट, एक बकमिंस्टर फ्लोरेंस भी होता है, वो फुटबॉल की शेप का होता है, बट उसको ज़्यादा इतना डिस्कस नहीं किया जाता, क्यों ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो इन दोनों की ही है, डायमंड और ग्रेफाइट की। इसमें पूछा हुआ है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर ए गोल्ड, आयरन, डायमंड और प्लेटिनम। सो हमें पता है कि डायमंड क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और जो डायमंड के अंदर इतनी ज़्यादा चमक होती है वो किसकी वजह से होती है, वो TIR की वजह से होती है। तो TIR क्या होती है, हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट क्या होती है, एक पर्टिकुलर एंगल के वे क्या होती है, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाने के बजाय उसी मीडियम में बैंड करना शुरू कर देती है जब लाइट, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर। ठीक है, तो जब एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जब लाइट मूव करती है इंटरफेस के साथ ही, सपोज करो कि अगर ये एयर है, ये वाटर है, यहाँ लाइट जा रही है, एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जब लाइट इसके साथ ही मूव करना शुरू कर जाए तो इसको बोलते हैं, इस यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। उसके बाद क्या होगा, लाइट सारी यहाँ पे मूव करनी, जब एंगल बढ़ाते जाएंगे तो लाइट सारी फिर यहाँ पर बाहर निकलने के बजाय बैकवर्ड ही मूव करना शुरू कर देगी, मतलब उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक करना शुरू कर देगी, तो उसको क्या बोलते हैं, TIR बोलते हैं। और वो डायमंड में होता है, उसकी वजह से जो डायमंड है उसकी इतनी ज़्यादा शाइनिंग होती है TIR की वजह से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी होगा विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द वैरायटी ऑफ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेन्स रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल, कि ऐसे कौन सी कोल की वैरायटी है कि जिसमें जो ओरिजिनल प्लांट के मटेरियल के ज़्यादा ट्रेसेस मिलते हैं, मतलब जो कार्बन के ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल कार्बन मतलब जो प्लांट वगैरह के ट्रेसेस, फॉसिल्स के ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कौन सा मटेरियल होता है। तो वो ए ऑप्शन बोला है, एक होता है ब्यूटुमन, बी इज एंथ्रेसाइड, सी इज लिग्नाइट और डी इज पीट। सो देखो जो पीट होता है, पीट एक क्या है, एक कार्बन का एक वेराइटी है, कोल की वेराइटी है, जिसमें क्या होते हैं, रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस पाए जाते हैं, किसके, ओरिजिनल प्लांट मटेरियल के, तो वो होता है पीट। अब देखो इसकी मेनली 4 वैरायटीज होती हैं प्योरिटी के अकॉर्डिंग, जिसमें जो कार्बन कंटेंट है किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो पहले नंबर पे तो आता है हमारा एंथ्रेसाइट, सेकंड नंबर पे आता है ब्यूटुमिनस, थर्ड पे आता है लिग्नाइट और फोर्थ पे आता है हमारा पीट। मतलब जो पीट होता है उसमें बहुत कम कार्बन कंटेंट होता है। तो जो एंथ्रेसाइड होता है उसमें नियरली 95 से लेके 99% तक पाया जाता है कार्बन कंटेंट, मतलब सबसे हाईएस्ट कार्बन कंटेंट इसमें पाया जाता है। उसके बाद आता है ब्यूटुमिनस, ब्यूटुमिनस में होता है हमारा 60 to 80% तक हमारा कार्बन कंटेंट पाया जाता है। लिग्नाइट में 50 to 70% और पीट में सबसे कम 30 to 50% तक, ठीक है। और जो इंडिया में ज्यादा पाया जाता है वो कौन से टाइप का पाया जाता है, वो ब्यूटुमिनस टाइप का ही पाया जाता है इंडिया में, ठीक है। और जो एंथ्रेसाइड है वो मेनली यूएस में ज्यादा पाया जाता है, 95 से 99% तक इसकी परसेंटेज होती है इसमें कार्बन की, मतलब इसमें से सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है ये, मतलब मैक्सिमम एनर्जी इसी से निकलती है एंथ्रेसाइड से। तो ये ट्रेंड होता है, आपसे ट्रेंड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ जिसका सीक्वेंस बताओ सबसे ज्यादा कौन सी कार्बन कंटेंट किसमें सबसे ज्यादा होता है। तो एंथ्रेसाइड पहले पे, फिर ब्यूटुमिनस, लिग्नाइट एंड लास्ट में पीट। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जिसमें जो ओरिजिनल प्लांट मटेरियल के कंटेंट ज्यादा होते हैं तो वो कौन सा होता है, पीट, जिसमें सबसे कम परसेंटेज होती है, इसमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है इससे, जो होता है पीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है टेट्रा इथाइल लेड इज यूज्ड एज, कि टेट्रा इथाइल लेड को किस तरह से यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज पेन किलर, बी इज फायर एक्सटिंग्विशर, सी इज
मॉस्किटो रेपेलेंट और डी इज पेट्रोल एडिटिव। सो देखिए जो हमारा टेट्राइथाइल लेड होता है वो क्या होता है, एक तरह का एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है। अब मैं समझाऊंगा कि एंटी नॉकिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो इस पहले इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो टेट्राइथाइल लेड को वो कहां पे यूज किया जाता है, वो एक पेट्रोल एडिटिव की तरह यूज किया जाता है। अब ये कहां पर पेट्रोल और एडिटिव उनकी तरह पेट्रोल एडिटिव में यूज किया जाता है, मतलब गैसोलीन वगैरह में डालते हैं, ठीक है। जेट फ्यूल्स में टेट्राइथाइल लेड का यूज किया जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि ये जो फ्यूल की क्या होती है, एक एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होती है, उसको रिड्यूस करता है और उसके ऑक्टेन जो नंबर है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसकी वजह से जो फ्यूल है उसकी जो एफिशिएंसी है वो काफी अच्छी हो जाती है। अब देखो जो एंटी नॉकिंग का मतलब क्या होता है, अब एंटी नॉकिंग मतलब होता है कि फ्यूल कितना अनइवनली बर्न कर रहा है, ठीक है। फ्यूल क्या होता है, अनइवनली बर्न नहीं करना चाहिए। तो जितना ज्यादा फ्यूल अनइवनली बर्न करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी। तो ये क्या करता है, टेट्राइथाइल लेड वो एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब जो उसकी एंटी नॉकिंग को कम करता है, ठीक है, और उसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने में हेल्प करता है। ऑक्टेन नंबर बताता है कि क्वालिटी कितनी अच्छी है, जो भी हम फ्यूल यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो कितना कंप्रेशन को सहन कर पाएगा, उसको बोलते हैं हम ऑक्टेन नंबर, ठीक है। तो टेट्राइथाइल लेड किस तरह से यूज होता है, ये उसके रिड्यूस करता है एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज को और उसके जो ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब जो मिनिमम ऑक्टेन नंबर है जो इंडिया में यूज किया जाता है वो किया जाता है 91, कि इतना टाइप की जो क्वालिटी का पेट्रोल तो हमारे पास होना ही चाहिए, गैसोलीन या पेट्रोल। तो 91 यूज किया जाता है मिनिमम, जो इंडिया में यूज किया जाता है। अगर हम बात करेंगे जो टेट्राइथाइल लेड है ये हमारी बॉडी में भी एब्जॉर्ब काफी इजीली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारे स्किन में, ठीक है, हमारे लंग्स वगैरह इसको काफी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसकी वजह से ये जो टेट्राइथाइल लेड है वो किसमें चेंज होता है, ट्राइथाइल लेड में चेंज होता है। उसकी वजह से ये टॉक्सिक बन जाता है, तो उसकी वजह से ये काफी हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। क्यों, क्योंकि टेट्राइथाइल लेड हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होकर किसमें चेंज हो जाता है, ट्राइथाइल लेड में, जो कि एक टॉक्सिक एजेंट होता है। और जो टेट्राइथाइल लेड है उसको आपने याद रखना है, एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, ठीक है, जो इंजन की नॉकिंग को कम करने का काम करता है, मतलब फ्यूल को इवनली बर्न करता है, ठीक है। अगर जितना ज्यादा एंटी नॉकिंग की प्रॉपर्टीज होंगी उतना ज्यादा अनइवनली फ्यूल बर्न होगा, उसकी वजह से उसका ऑक्टेन नंबर कम हो जाएगा, ठीक है, और जो फ्यूल की जो क्वालिटी है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए इसको क्या किया जाता है, पेट्रोल एडिटिव की तरह यूज किया जाता है टेट्राइथाइल लेड को। सो होप सो आपको ये टेट्राइथाइल लेड एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है, या एंटी नॉकिंग एजेंट मतलब क्या होता है, या ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये सारा क्लियर हो चुका होगा। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है विल बी द राइट आंसर। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द इनर्ट गैस विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर फॉर ब्रीदिंग इज, कि जो गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं उनको सांस लेने के लिए जो हवा में नाइट्रोजन के लिए गैस होती है, ठीक है, कि उसके अलावा जो जो डीप सी डाइवर्स हैं जो नाइट्रोजन के अलावा कौन सी गैस का यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज आर्गन, बी इज जिनोन, सी इज हीलियम, डी इज क्रिप्टोन। सो देखो जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो नाइट्रोजन के अलावा जो दूसरी गैस हमारी होती है वो हीलियम का यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी हीलियम। अब हीलियम का यूज करने का रीजन क्या होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो थोड़ी सी हाईली सॉल्युबल होती है हमारे ब्लड में, ठीक है, जबकि हीलियम इतनी ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती ब्लड में, इतनी ज्यादा घुलती नहीं है ब्लड में। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, जो डीप सी डाइवर है वो सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करते हैं हीलियम को एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा घुलती है हमारी ब्लड में एज कंपेयर टू हीलियम के। तो इसलिए हीलियम का यूज किया जाता है ब्रीदिंग के लिए डीप सी डाइवर के द्वारा। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी होगा विल बी द राइट आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा हुआ है द गैसेस यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड, कि जो गैसेस है वो अलग अलग टाइप की जो वेल्डिंग में यूज की जाती हैं वो गैसेस कौन सी होती है, हमने कौन कौन से टाइप की गैसेस आती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बी इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिटाइलिन एंड नाइट्रोजन, सी इज ऑक्सीजन एसिटाइलिन एंड आर्गन, एंड डी इज ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन। सो देखो जो मेनली गैस वेल्डिंग में यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन का यूज किया जाता है। अब ऑक्सीजन तो आपको पता है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो O2 होता है। अब एसिटाइलिन का क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, इन है लास्ट में तो 2 हाइड्रोजन C2H2, 2 हाइड्रोजन C2 H2 C2H2 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 C2
तो ये इसका फॉर्मूला होता है C2H2 एसिटाइलिन का, सिर्फ 3, इसमें क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है बीच में और 2 हाइड्रोजन साथ में लगे होते हैं, इसको बोलते हैं एसिटाइलिन। तो इन दोनों का यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग में, तो ऑक्सीजन और एसिटाइलिन को उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर, कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि जब उसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो वहां से मॉइस्चर को खींच लेती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेलिक्विसेंस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी डेलिक्विसेंस क्या होती है कि यह सब सब्सटेंस को एब्जॉर्ब की मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है एयर में से, ठीक है, जब उसको कभी भी एयर में प्लेस किया जाता है तो उसको ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो जैसे कि हमारा नमक होता है, नमक भी एक टाइप का क्या है डेलिक्विसेंट सब्सटेंस है। आपने जब देखा होगा कि नमक को अगर हम बाहर रखें तो वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा कि उसमें गीला गीला हो जाता है, तो उसका रीजन क्या होता है कि वो डेलिक्विसेंट सब्सटेंस होता है। जैसे उसको एयर में रखेंगे वो एयर से मॉइस्चर को गेन कर लेगा, तो वो क्या होता है डेलिक्विसेंट सब्सटेंस होता है। अब ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होती है, ये होती है मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, ये वाटर में होती है, ऑस्मोसिस में लिक्विड्स में होती है, ठीक है। यहां पर क्या होता है मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस बोल देते हैं। आपने आरओस के बारे में सुना होगा, तो आरओस में क्या होती है, आरओ का मतलब क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, तो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस लगती है। तो यहां पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो एक पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स को ही क्रॉस करने दे अपने लेयर में से, और जो उसके साइज से ज्यादा के पार्टिकल होंगे, बड़े पार्टिकल होंगे, तो वहां से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो ऑस्मोसिस में क्या होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और यहां पर मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में, और ये मूवमेंट तब तक होती रहती है जब तक दोनों साइड की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, मतलब वो दोनों साइड्स इक्विलिब्रियम को अटेन ना कर जाए, ठीक है। जब जैसे इक्विलिब्रियम वो अटेन कर जाएंगे उस टाइम पे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में ये इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। हमारा ऑप्शन डेलिक्विसेंस भी क्लियर हो गया। एक होता है ई फ्लोरिसेंस। अब ई फ्लोरिसेंस में क्या होता है कि ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, कि जैसे ही उनको पार्शली या होली रखा जाता है एयर में, तो वो क्या करते हैं अपने वाटर को क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देते हैं, मतलब अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देते हैं। ये गेन करते हैं डेलिक्विसेंट, और ई फ्लोरिसेंस क्या करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देते हैं। जैसे हमारा वॉशिंग सोडा हो गया Na2CO3, ठीक है, हमारा इप्सम सोल्ट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे हमारे क्या होते हैं ई फ्लोरिसेंस एजेंट होते हैं। मतलब जैसे ही इनको थोड़ा बहुत होली या पार्शली या पूरा या थोड़ा बहुत रखा जाएगा एयर में, तो ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल उनको लूज कर देंगे, उनको बोलते हैं ई फ्लोरिसेंस। सो आपको ऑस्मोसिस, डेलिक्विसेंस, ई फ्लोरिसेंस, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, जो हम यूज ही करते हैं डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। ऑस्मोसिस तो आपको आरओज में पता लग गया कि उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस चलती है, ठीक है, डेलिक्विसेंट की जो मॉइस्चर गेन कर लेते हैं, और ई फ्लोरिसेंस जो लूज कर देते हैं। बस ये सिंपल सिंपल टर्म्स है, आपको थोड़ी बहुत माइंड में रखनी है ये टर्म्स। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या पूछा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड। तो देखो पहले सिलिकॉन कार्बाइड होता है SiC, ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला सिलिकॉन कार्बाइड SiC। सो इसको यूज कहां कौन कौन सी एक्टिविटी में यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज मेकिंग सीमेंट एंड ग्लास, बी इज डिसइंफेक्टिंग वाटर ऑफ पॉन्ड्स, सी कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस, और डी मेकिंग कास्ट फॉर स्टेटस। तो देखो इसका यूज कहां पे किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस। बहुत सारे हार्ड सब्सटेंसेस को कट करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया जाता है। रेगमार जिसको बोलते हैं सैंड पेपर, सुना होगा आपने रेगमार, तो उसमें भी कौन सा यूज किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड का ही यूज किया जाता है। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस, इसमें हमारा किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया जाता है। अब मूव करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 में पूछा हुआ है द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर इज, कि जो सी वाटर की जो सैलिनिटी होती है, मतलब उसमें जो सॉल्ट की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज 3%, बी इज 3.5%, सी इज 2.5% और डी इज 2%। सो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दैट इज सी वाटर में 3.5% तक की एवरेज उसकी सैलिनिटी होती है, और जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है जो उसकी सैलिनिटी कितनी होती है, जो पीने लायक पानी होता है उसकी 0.5 से नीचे तक, लेस देन 0.5 जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है पीने लायक पानी,
ठीक है, नॉर्मल वाटर जो हम पीते हैं, उसकी जो सैलिनिटी होती है वो लेस देन 0.5% होती है, ठीक है। और जो सी की होती है सैलिनिटी एवरेज, वो कितनी होती है, 3.5% होती है। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा हुआ है व्हेन एन आयरन नेल गेट रस्टेड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कि जब कभी आयरन को मतलब जंग लगता है उसकी वजह से क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं कि ए में विदाउट एनी चेंज इन द वेट ऑफ द नेल, मतलब जो जब आयरन ऑक्साइड बनता है तो जो नेल का वेट है उसमें कोई चेंज नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी विद डिक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल, कि जो नेल का वेट है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। सी इज विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल, कि जो नेल का वेट है बढ़ जाता है। और डी इज विदाउट एनी चेंज इन कलर और वेट ऑफ द नेल, कि ना तो वेट चेंज होता है ना तो कलर चेंज होता है। तो देखिए जब कभी आयरन रिएक्ट करता है मॉइस्चर से या एयर से तो वो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, Fe2O3.XH2O, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है केमिकल नेम। तो इसमें बोला हुआ है कि जब वो हमारा आयरन ऑक्साइड बन जाता है, Fe2O3 बन जाता है, तो उसकी वजह से क्या बनता है, तो देखो उसकी वजह से क्या होता है, जो उसका वेट है वो आयरन नेल का इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम चुकी है, एक और लेयर बन चुकी है, तो उसकी वजह से उसका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कम होने की बजाय। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है विल बी द राइट आंसर। और जो उसके ऊपर लेयर बनती है वो कौन सी बनती है, ब्राउनिश लेयर बनती है। उसी तरह से आपके और कलर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जब कभी सिल्वर को रस्ट लगती है, ठीक है, तो वो कौन से कलर का होता है, तो वो ब्लैक कलर की होती है सिल्वर, जब उस पर रस्ट लगती है। तो यहां पर जो उसी तरह से जो आयरन है वो थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग कलर हो जाते हैं जब रस्ट लगने के ऊपर। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में पूछा हुआ है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव ए कोटिंग ऑफ, कि जब उनको गैल्वेनाइज किया जाता है आयरन शीट को। अब गैल्वेनाइजेशन होती क्या है, देखो किसी भी चीज को जब रस्ट से बचाने के लिए उसके ऊपर किसी दूसरे सब्सटेंस की लेयर लगाई जाती है कि जिसको जो रस्ट फ्री हो, जिसको रस्ट ना लगे, मतलब जो ऑक्सीजन या वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट ना करे, उस तरह की जब लेयर किसी सब्सटेंस के ऊपर चढ़ाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो बोलते हैं जो गैल्वेनाइजेशन में जो शीट्स लगाई जाती हैं उनके ऊपर जो कोटिंग करी जाती है वो कौन से मटेरियल की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज लेड, बी इज क्रोमियम, सी इज जिंक और डी इज टिन। तो देखो यहाँ पर जो कोटिंग की जाती है वो की जाती है जिंक की कोटिंग की जाती है, क्योंकि जिंक रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इतना और वाटर मॉलिक्यूल के साथ, मॉइस्चर के साथ, ठीक है, तो इसलिए इसकी कोटिंग कर ली जाती है। तो उसकी वजह से जो आयरन की लाइफ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है कोटिंग करने से, और इसको क्या बोलते हैं हम, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा हुआ है अमंग द वेरियस एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, पूछा हुआ है कि जो अलग अलग एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, मतलब जिनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती हैं बट फिजिकली जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला हुआ है कोक इज द हार्डेस्ट, ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट। बी में बोला हुआ है डायमंड इज द हार्डेस्ट, कोक इज द सॉफ्टेस्ट। सी में बोला हुआ है डायमंड इज द हार्डेस्ट और ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट। और डी में पूछा हुआ है डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड लैंप ब्लैक इज द सॉफ्टेस्ट। तो देखिए यहां से अभी हमने डिस्कस किया था कि डायमंड क्या सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ग्रेफाइट का यूज तो लुब्रिकेंट की तरह भी किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, कि डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है, हमारा सबसे सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर। सो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस के अलावा भी आपने देखा होगा कि हमने बहुत ज्यादा और फैक्ट्स को भी डिस्कस किया है। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इससे भी अच्छा और कंटेंट लेके आते रहें। और इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।